आप भी सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और पेपर 2 में एसएसटी लिए हैं और बार-बार फेल हो जा रहे हैं, क्वालीफाई नहीं कर पा रहे हैं, या आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमारा नंबर 120 प्लस कम से कम आए, तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बेहद ख़ास है। हम इसमें एनसीईआरटी के उन सभी किताबों को करने वाले हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरे भाई, आज का जो क्लास है वो एनसीईआरटी के हिस्ट्री से लिया गया सभी प्रश्न है। तो नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, प्रश्न है, वीडियो सबसे पहले तो वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे भाई, प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों जैसे कि ए और बी दोनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है कि भारत में तिथियों के रूप में बीसी यानी ईसा पूर्व और एडी यानी ईसवी आदि का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। कथन बी कह रहा है कि एडी का अर्थ है एनो डोमिनी, जिसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। अब आपसे सवाल ये कर रहा है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। विकल्प 4 है यहाँ आपके सामने, आपको बताना है कौन सा विकल्प ठीक है। ए कह रहा है ए और बी दोनों सही है तथा बी ए की सही व्याख्या करता है। देखिए, यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर जो सही हो वो लिख के कमेंट करके आप बताते रहिए, ठीक है। देखिए मेरे भाई, अगर हम बात करें इसके सही उत्तर की तो विकल्प ए बिल्कुल ठीक हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ए और बी दोनों बात बिल्कुल ठीक है और बी ए की सही व्याख्या करता है। मतलब क्या हुआ कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लगभग आज से 200 वर्ष पहले इस कैलेंडर प्रणाली का व्यापक रूप से प्रयोग शुरू हुआ था, ठीक है ना। एडी का अर्थ एनो डोमिनी, जो कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से होता है। चूंकि ध्यान रखिएगा, ईसा मसीह का जन्म इतिहास की तिथियों को मापने का मुख्य आधार बिंदु बन गया है, ठीक है। इसी कारण इन शब्दों, ठीक है, बीसी और एडी का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इस तरह से आपके दोनों कथन सही हैं। साथ में ध्यान रखिएगा कि आजकल एडी की जगह सीई का प्रयोग होता है। सी मतलब कॉमन एरा, और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है, यानी बिफोर कॉमन एरा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कभी कभी बीपी का भी प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले, ठीक है ना। तो ये सभी महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में आपके एनसीईआरटी क्लास में दिया है कि बीसी का मतलब क्या है, एडी का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो ये सभी बात आपको जानना जरूरी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, ये रहे प्रश्न। देखिए देखिए, प्रश्न ये पूछ रहा है कि इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सूत्र का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है कि द्वितीयक स्रोत का उदाहरण कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ये आपको दिख रहे हैं, पाठ्य पुस्तकें और संदर्भ पुस्तकें, इतिहास की अकादमिक पत्रिकाएं और निबंध, प्राचीन काल के ताड़पत्र भोजपत्र पर लिखी पांडुलिपियां और ऐतिहासिक विषयों पर बने वृत्तचित्र। अब आपको बताना है कि इनमें से द्वितीयक स्रोत कौन सा नहीं है, सेकेंडरी सोर्स कौन सा इसमें नहीं है, वही आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, अगर हम द्वितीयक स्रोत की बात करते हैं कि इनमें कौन सा नहीं है, तो सही विकल्प मेरे भाई ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल के ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखी पांडुलिपियां, ठीक है ना, ये सही विकल्प हो जाएगा। इसलिए क्योंकि ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखी पांडुलिपियां ये सभी प्राथमिक स्रोत होते थे, यानी प्राइमरी सोर्स है, ठीक है ना। ताड़पत्र और भोजपत्र पर जो भी पांडुलिपियां लिखी जाती थीं वो सभी प्राइमरी सोर्स थे, क्योंकि उसी काल के लोगों द्वारा सीधे तौर पर लिखी गई ये चीज़ें होती थी, यानी भोजपत्र और ताड़पत्र पे सीधे उस काल के लोगों द्वारा ये चीज़ें लिखी जाती थी, इसलिए प्राइमरी सोर्स हैं। जबकि किताबें, पत्रिकाएं, भित्तिचित्र, ठीक है ना, ये सभी प्राथमिक स्रोत का अध्ययन करके तैयार किए जाते हैं, इसीलिए सेकेंडरी सोर्स हो गया, यानी द्वितीयक स्रोत हैं।
बात क्लियर हो रहा है ना? देखिए, अगर हम प्राथमिक स्रोत की बात करें और द्वितीयक स्रोत की, तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, प्राथमिक स्रोत में सिक्के आते हैं, अभिलेख हैं, पुरातत्व अवशेष हैं, उस समय के समकालीन पत्र और डायरियाँ हैं, ये सभी प्राथमिक स्रोत हैं। ठीक है ना? अच्छा, इन चीज़ों का अध्ययन करके जो चीज़ें लिखी जा रही हैं, वो द्वितीयक स्रोत हैं, जैसे कि जीवनी, इतिहास की आधुनिक पुस्तकें, अनुसंधान पत्र इत्यादि जो कुछ भी हैं, ये सभी द्वितीयक स्रोत हैं। तो इस तरह के प्रश्न आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं। फिर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये प्रश्न आखिर आया कहाँ से? मेरे भाई, ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी से हैं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अगर आपने कवर कर लिया, तो यकीन मानिए आप सीटेट में, एसएसटी में 55 प्लस नंबर ला सकते हैं। मेरा गारंटी है 100%। मैंने खुद किया है मेरे भाई, तो मेरा ये अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़ें अगर अगले प्रश्न की तरफ, तो अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है, बताइएगा कि आदि मानव यानी जो प्रारंभिक लोग थे, उनके निवास स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अब आपको एक कथन पढ़िए और बताइए। पहला कथन कह रहा है कि कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर कुशल संग्राहक के रूप में रहते थे और जानवरों का आखेट यानी शिकार करते थे। कथन बी कह रहा है, कथन दूसरा कह रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में लगभग 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया गया। अब आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। आपको सत्य कथन बताना है। कह रहा है पहला विकल्प कि क्या केवल पहला कथन सही है। विकल्प दो कह रहा है कि क्या केवल दूसरा ही कथन सही है। विकल्प सी मतलब तीन कह रहा है कि एक और दो दोनों कथन सही है। और विकल्प फोर कह रहा है कि भाई ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा विकल्प ठीक होगा, बताइए। देखिए मेरे भाई, अगर हम सही उत्तर की बात करें तो विकल्प तीसरा सही है, यानी पहला और दूसरा दूसरा दोनों कथन बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले जो प्रारंभिक लोग कुशल जो संग्राहक थे, कुशल संग्राहक और शिकारी थे। ध्यान रखिएगा कि जो नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले लोग थे, प्रारंभिक लोग, वह शिकारी भी थे और कुशल संग्राहक भी थे। ठीक है ना? वहीं उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर के क्षेत्र में मानव ने लगभग 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया था। ठीक है? इसलिए ये आपके दोनों बात बिल्कुल ठीक हैं। ये भी साथ में ध्यान रखिएगा कि सुलेमान और किरथर क्षेत्र में ही सबसे पहले भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालना भी शुरू हुआ था। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि कृषि के विकास और पशुपालन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है ना? एक तरफ क्षेत्र पशु है और दूसरे तरफ ऐतिहासिक विशेषता है। अब आपको बताना है, इसको अगर मैं छोटा कर दूं तो आप बताइएगा। थोड़ा इसको सजाने में हमें थोड़ा दिक्कत हो गया, इसलिए सही से आपको समझ नहीं आ रहा होगा। देखिए, एक तरफ वो क्षेत्र है और दूसरे तरफ उसके ऐतिहासिक विशेषता है। एक कह रहा है, देखिए, कि विंध्य के उत्तर में स्थित स्थान। अब दूसरे तरफ है कि सबसे पहले चावल उपजाया गया। ठीक है ना? अब आगे पढ़ लीजिए थोड़ा सा। इधर कह रहा है कि गारो पहाड़ियाँ, इधर कह रहा है उत्तर पूर्व में कृषि का विकास हुआ। इधर कह रहा है पहला पालतू बनाया गया पशु। इधर है भेड़ और बकरी। अब कौन से कथन किससे मिलेंगे, ये आपको बताना है, मतलब कौन से युग्म सही हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे ए कह रहा है कि विंध्य के उत्तर में स्थित स्थान सबसे पहले चावल उपजाया गया। बी कह रहा है कि गारो पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व में कृषि का विकास हुआ। और सी कह रहा है पहला पालतू बनाया गया पशु भेड़ बकरी। अब ए बी सी में कौन सा मिलान युग्म सही है, यही आपको बताना है। अब चार विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का चयन करके बताइए। तो देखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर दो है, यानी केवल ए और बी। ठीक है? ए और बी सही है। क्यों सही है, आइए इस पे अगर हम चर्चा करें तो इसको समझिए, ए और बी को। मेरे भाई,
विंध्य के उत्तर में सबसे पहले उपजाया गया जो फसल था वो चावल था। जैसे विंध्य के उत्तर में कौन सा जगह है, अगर हम उसकी बात करें तो ध्यान रखिएगा, एक कोल्डिहवा, उत्तर प्रदेश में एक जगह है कोल्डिहवा। ठीक है ना, क्या है मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा, उसका नाम है कोल्डिहवा। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, विंध्य के उत्तर में, और गारो पहाड़ी में, यहीं गारो की पहाड़ी है, यहीं कृषि का विकास हुआ। तो ये वाला युग्म मतलब पहला युग्म सही है, पहला और दूसरा युग्म दोनों सही है। अच्छा, अगर सी की बात करें तो सी गलत क्यों है, तो गलत इसलिए है क्योंकि मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया जो सबसे पहला पशु था वो कुत्ता था। कौन सा था मेरे भाई, कुत्ता था, ना कि भेड़ बकरी। ठीक है ना, कौन था पहला मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया पहला पशु, कौन सा था, कुत्ता था। ठीक है ना, हाँ, कुत्ते का जंगली पूर्वज था। बात सही है ना, समझ आ रहा है। कुत्ते के बाद इंसानों ने भेड़ बकरी को पालतू बनाया, क्योंकि ये शांत स्वभाव के जानवर थे और झुंड में रहते थे, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित कथन जैसे कि ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। आइए ए पढ़ते हैं, फिर हम आर पढ़ते हैं। ए कह रहा है कि अतीत में लोग ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों और नदियों के होने के बावजूद उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा करते थे। कथन ये है। कथन बी क्या कह रहा है, तो इसको भी हम समझते हैं। बी कह रहा है मेरे भाई, तो पहला कथन था, दूसरा तर्क उसका कारण बता रहा है कि लोग केवल दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए सेनाओं के रूप में यात्रा करते थे, उनके पास यात्रा का कोई अन्य उद्देश्य नहीं था। अब आइए, आपको चार विकल्प आपके सामने दिया जा रहा है। अब सही विकल्प क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है ना, सही विकल्प आपको बताना है, बताइए। सही विकल्प मेरे भाई ऑप्शन नंबर 3 होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, क्यों 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 ये सही है कि लोग भौगोलिक बाधाओं के बावजूद यात्रा करते थे, लेकिन जो तर्क इसका है ना वो गलत है। क्यों, क्योंकि केवल युद्ध के लिए यात्रा लोग नहीं करते थे, वे काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा होने की स्थिति में उससे बचने के लिए, व्यापार के लिए, धार्मिक गुरुओं से शिक्षा प्रदान करने के लिए लोग यात्रा किया करते थे। तो ये कहना कि लोग सिर्फ युद्ध के लिए यात्रा करने जाते थे, ये वाला तर्क गलत है। बात समझ में आ रहा है ना। देखिए, इन यात्राओं के कारण ही हमारे विचार, संस्कृति, भोजन, पकवान के तरीके, संगीत, आपस में हम लोग आदान प्रदान किए, यानी संस्कृति का समृद्धिकरण हुआ। ठीक है ना, इससे अच्छा सवाल ये भी पूछा जाता है कि यात्राओं से पूर्वकालिक मानव की यात्राओं से क्या विकास हुआ, तो संस्कृति का समृद्धिकरण हुआ। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये प्रश्न पांडुलिपियों से संबंधित है और अब आपको बताना है कि जो पांडुलिपियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है। पांडुलिपियों के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। कथन पहला ये कह रहा है कि अंग्रेजी का मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू से निकला है, जिसका अर्थ है हाथ। ठीक है, अब कथन दूसरा कह रहा है कि ये पांडुलिपियां ताड़पत्रों अथवा हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अब तीसरा कथन कह रहा है पांडुलिपि से संबंधित कि प्राचीन काल में ये पुस्तकें केवल छपाई मशीनों द्वारा तैयार की जाती थी। और फोर विकल्प कह रहा है कि किताब बनने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। ठीक है ना, अब आप चारों कथन में से ये बताइए कि कौन सा कथन सही होगा, सॉरी गलत होगा। असत्य पूछ रहा है ना, तो गलत बताइए। देखिए मेरे भाई, अगर हम इसकी बात करें तो अंग्रेजी का मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू से निकला है, जिसका मतलब होता है हाथ। ये बात बिल्कुल ठीक है, पहला कथन सही है, इसलिए हमारा ये विकल्प सही नहीं होगा क्योंकि हमको तो गलत बताना है। दूसरा जो है ना, ये पांडुलिपियां ताड़पत्रों हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो पांडुलिपियां भुर्ज के छाल पे लिखी जाती थी।
ठीक है ना। और ताड़पत्र पे तो पांडुलिपियों के संबंध में ये भी कथन सही है, इसलिए हमारा विकल्प ये सही नहीं होगा क्योंकि हमें गलत बताना है। तीसरा कह रहा है कि प्राचीन काल में पुस्तकें केवल छपाई मशीनों द्वारा तैयार की जाती थी, तो उस समय किसी भी तरह का कोई भी छपाई मशीन नहीं था। आप जानते होंगे कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था, बताइए। और प्रिंटिंग प्रेस किसकी देन है भारत में, पुर्तगालियों की देन है, ठीक है ना। तो ये विकल्प चूंकि गलत है, उस समय मशीनों द्वारा तैयार नहीं किया जाता था, तो यही हमारा सही विकल्प हो जाएगा क्योंकि हमसे गलत कथन पूछा गया है। जब भी आप एग्जाम दें मेरे भाई तो ध्यान रखिएगा, सत्य और असत्य इस पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम असत्य बिना पढ़े जल्दीबाजी के चक्कर में सत्य कथन पे टिक कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त लगभग 2250 वर्ष पुराने मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि अफगानिस्तान के कंधार से एक अभिलेख प्राप्त हुआ मौर्य सम्राट अशोक का, और वो 2250 वर्ष पुराना है। अब उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यही आपको बताना है। कथन आपके सामने है। कथन पहला कह रहा है कि यह अभिलेख केवल देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा में लिखा गया है। दूसरा कथन कह रहा है कि यह अभिलेख यूनानी तथा अराई अरामेइक नामक दो भिन्न लिपि और भाषाओं में उत्कीर्ण है। तीसरा कथन है कि यह अभिलेख ताड़ के पत्तों पर स्याही से लिखा गया था। और चौथा कथन है कि इस अभिलेख में केवल बौद्ध भिक्षुओं के नियमों का वर्णन है। तो मेरे भाई, अगर हम अशोक के इस अभिलेख के संदर्भ में आपसे बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही कथन हो जाएगा विकल्प नंबर दूसरा हो जाएगा, क्योंकि यह अभिलेख यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों और भाषाओं में उत्कीर्ण है। मेरे भाई, इस बात को आपको बहुत ध्यान से समझ लेना है कि अफगानिस्तान के कंधार से मिला हुआ अशोक का एक प्रसिद्ध अभिलेख द्विभाषी है, दो भाषाओं में उत्कीर्ण है, ठीक है ना, बाइलिंगुअल है। यह जो अभिलेख है ना, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को समझने के लिए यूनानी और आरामेइक लिपियों में पत्थर पर खुदवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अशोक के अधिकांश जो अभिलेख है ना मेरे भाई, वह प्राकृत भाषा में है। किस भाषा में है? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा में। बात क्लियर हो रहा है ना। अच्छा, वहीं पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, उत्तर और पश्चिम में कुछ अभिलेख ऐसे भी मिले हैं जो खरोष्ठी भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में? खरोष्ठी भाषा में। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि यूनानी भाषा के विद्वानों के अनुसार अभिलेखों में राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए जाते थे, जिसे इतिहास में क्या कहा गया। यूनानी भाषा के जो विद्वान हुए उनके अनुसार जो भी अभिलेख होते थे उनमें राजा और रानी के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए जाते थे, तो इतिहास में इसको क्या कहा जाता था, बताइए। देखिए मेरे भाई, इसको इतिहास में ना कारतूस कहा जाता था। विकल्प तीसरा सही है, ठीक है ना। क्या कहा जाता था? कारतूस कहा जाता था। देखिए, मिस्र यानी जो इजिप्ट है और यूनानी इतिहास के संदर्भ में अभिलेख में राजा और रानी के नाम को एक छोटे से जो अंडाकार अंडाकार फ्रेम होता था, फ्रेम में लिखा जाता था, जिसे कारतूस कहा जाता था। मिस्र के रोसेटा नामक कस्बे से मिले पत्थरों के अध्ययन से इस बात का पता चलता है, ठीक है ना। अच्छा, रोसेटा अभिलेख की मदद से ही विद्वानों ने मिस्र की अज्ञात लिपि में लिखे राजा रानियों के नाम जैसे टोलेमी और क्लियोपेट्रो, ठीक है ना, इसको पढ़ना सीखा था। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी की किताबों से हूबहू लिए गए हैं, ठीक है ना। लाइन बाय लाइन आपके एनसीईआरटी के किताब उठाए गए हैं, जैसा कि आपके सीटेट एग्जाम का ट्रेंडिंग है पूछने का प्रश्न। प्रश्न अब ये है कि प्रारंभिक मानव के औजारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। यानी कथन और कारण वाले प्रश्न है। कथन और कारण आपको पढ़ना है और बताना है कि कौन से कथन सही हैं और उसका जो कारण है वो सही है या नहीं है। कथन है कि मध्य पाषाण काल, ठीक है ना,
मध्य पाषाण काल के दौरान पाए गए पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। दूसरा कह रहा है, तर्क दे रहा है कि इन छोटे पाषाण औजारों को माइक्रोलीथ कहा जाता था, जिसमें अक्सर हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर, ठीक है, मुट्ठे लगा करके आरियां और आरे जैसे औजार बनाए जाते थे। अब आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है, उसके तर्क सही हैं कि नहीं, कारण सही हैं कि नहीं, तो पढ़िए और बताइए। देखिए मेरे भाई, अगर सही उत्तर की हम बात करें तो इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों कथन, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ना वो ए की सही व्याख्या कर रहा है, यानी कथन का सही तर्क है, ठीक है ना, जो तर्क है उस कथन का सही है। ध्यान से समझिए, मध्य पाषाण काल जो कि लगभग 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व का है, ठीक है ना, उस काल के औजार आकार में बहुत छोटे होते थे, इसीलिए इन्हें हम माइक्रोलीथ कहते थे, ठीक है ना, या लघु पाषाण कहा जाता था। इन छोटे पत्थरों के, इन छोटे जो पत्थर होते थे, पत्थरों को हड्डियों या लकड़ी के मुट्ठों को लगा करके, जो मुट्ठा होता है जहाँ से पकड़ा जाता है, उसमें हड्डी या फिर लकड़ी का मुट्ठा लगाया जाता था, और लगाकर आरी या कुल्हाड़ी जैसे अनेक प्रकार के औजार तैयार किए जाते थे। अच्छा, मध्य पाषाण काल में ही पर्यावरण में बहुत बड़े बदलाव आए, गर्मी बढ़ी, जिससे घास वाले मैदान बने और घास खाने वाले जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई, ठीक है ना। मध्य पाषाण काल में ही क्या हुआ, बहुत बड़े पर्यावरण चेंजिंग हुए, इसमें गर्मी बढ़ गई, गर्मी बढ़ने से घास वाले मैदान उगने लगे, और फिर घास चरने वाले जो पशु थे उनकी वृद्धि होने लगी, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा, प्रश्न है कि प्राचीन इतिहास में कृषि के विकास और बसने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कह रहा है कि कृषि के विकास और बसने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में निम्नलिखित कथन दिया गया है, उस पर विचार करिए और फिर आपको सही कथन बताना है। कथन ये है, कथन पहला कह रहा है कि पौधों और जानवरों की देखभाल करने की इस प्रक्रिया की शुरुआत लगभग 12,000 वर्ष पूर्व हुई थी, पहले हुई थी, ठीक है। कथन दूसरा कह रहा है कि लोग जिन पौधों और जानवरों का चयन करते थे वे आमतौर पर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते थे, क्योंकि वे उन्हीं को चुनते थे जिन्हें बीमारी होने का खतरा कम हो और दाने, जिनके दाने बड़े हों, ठीक है। अब कथन पढ़िए और सही कथन का चयन करिए। 4 विकल्प आपके सामने है, आपको बताना है कि सही विकल्प क्या होगा। देखिए मेरे भाई, अगर हम बसने की प्रक्रिया की बात करें तो आपका कथन विकल्प तीसरा सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है। क्यों? क्योंकि इंसानों द्वारा पौधों को उगाने और जानवरों की देखभाल करने की जो प्रक्रिया है, यानी जो बसने की प्रक्रिया है, वो लगभग 12,000 वर्ष पहले शुरू हुई थी, ठीक है ना। लोग केवल उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनके दाने बड़े व डंठल मजबूत होते थे, ठीक है ना, तथा उनके जानवरों को और उन्हीं जानवरों को चुनते थे जो हिंसक ना हो, जिनको कोई बार बार बीमारी ना हो, ठीक है ना, जो हिंसक ना हो, जिनसे दूध और मांस मिल सके, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। कृषि के लिए चुनी गई सबसे शुरुआती जो फसल थी उनमें गेहूं और जौ थी, और सबसे शुरुआती जानवरों में कुत्ता, भेड़ और बकरी शामिल थे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला गेहूं और जौ, सबसे पहला पशु कुत्ता, भेड़, फिर बकरी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये कह रहा है कि फ्रांस की गुफा में की गई चित्रकारी जो शैल चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है कि फ्रांस की एक गुफा में एक चित्रकारी की गई है, शैल चित्रकला, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ये आपके एनसीईआरटी की किताब से ही प्रश्न उठाए गए हैं, तो आप परेशान न होइए कि ये प्रश्न कहाँ से आए हैं।
ये सभी आपके किताब से प्रश्न लिए गए हैं। जिस तरह के प्रश्न सीटेट पूछा कर रहा है, जैसे कि फरवरी में एग्जाम हुआ, उसमें भी आप देख सकते हैं इसी तरह के प्रश्न हैं। ठीक है, पहला कथन है कि इस गुफा की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। दूसरा है कि इन चित्रों में जंगली घोड़े, गेंडों, रेंडियर और बारहसिंहा के चित्र गहरे चमकीले रंगों से बनाए गए हैं। तीसरा कि इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से तैयार किया जाता है। चौथा कि चित्र केवल बच्चों के मनोरंजन के लिए सामान्य स्कूल के प्रोजेक्ट के रूप में बनाए गए थे। तो मेरे भाई, जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आप चूंकि गलत विकल्प हमको चुनना है तो चौथा नंबर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये बात पूरी तरह गलत है और अतार्किक भी है, तार्किक नहीं है। यह गुफा चित्रकला पूरा पाषाण काल के इंसानों द्वारा बनाई गई थी। इतिहासकारों का मानना है कि ये चित्र या तो किसी उत्सव अनुष्ठान के अवसर पर बनाए जाते थे या शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले किए जाने वाले अनुष्ठानों का एक हिस्सा हुआ करते थे। ठीक है ना? इसलिए चौथा विकल्प गलत है, बाकी सभी विकल्प बिल्कुल ठीक हैं। ध्यान रखिएगा, इस गुफा की खोज मेरे भाई 1940 में 4 स्कूलों छात्रों ने की थी और इन चित्रों की आयु 20,000 से 10,000 वर्ष पूर्व के बीच मानी जाती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसकी खोज कब होती है? 1940 में 4 स्कूली छात्रों के द्वारा की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहले प्रश्न पढ़ते हैं, फिर इसके हम विकल्प को देखते हैं। प्रश्न ये है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा कि पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार कर्नाटक के हुंसगी नामक पुरास्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए हम पहले कथन पे विचार करते हैं, फिर इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। पहला कथन है कि यहाँ के पुरापाषाण युग के कई और औजार मिले हैं। यहाँ से पुरापाषाण युग के कई और औजार मिले हैं, जिनमें से अधिकांश औजार चूना पत्थर से बनाए जाते थे। दूसरा है कि यह एक ऐसा केंद्र था जहाँ लोग केवल वर्षा ऋतु में कुछ दिनों के लिए ठहरते थे। यहाँ कोई अस्थायी आवास नहीं था। अब आपको सही विकल्प बताना है, पढ़िए और सही विकल्प बताइए। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही विकल्प की अगर हम चर्चा करें तो सही विकल्प केवल एक ही होगा और वो होगा केवल ऑप्शन नंबर 1। क्यों? क्योंकि हमारा कथन एक ही सही है। देखिए क्यों सही है, क्योंकि जो हुंसगी है कर्नाटक में एक महत्वपूर्ण पुरापाषाण स्थल है जहां अधिकांश औजार स्थानीय रूप से उपलब्ध चूना पत्थर से बनाए गए थे। ठीक है ना? अच्छा, कथन दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि हुंसगी एक आवास उद्योग स्थल था जहां लोग लंबे समय तक रहते थे और औजार बनाते थे। यहाँ केवल वर्षा ऋतु या अस्थायी ठिकाना नहीं था, इसलिए हमारा दूसरा कथन गलत है। ध्यान रखिए, यहाँ कई झरने थे जिसके कारण पानी की उपलब्धता थी यहाँ पे। ठीक है ना? इसी वजह से आदिमानव यहाँ अस्थायी रूप से बस्तियां बनाकर रहने लगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ें तो अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, कि जो टर्की है यानी जो तुर्की है, तुर्की के प्रसिद्ध नवपाषाण कालीन पुरास्थल चाताल युग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बताइए। ये सभी एनसीईआरटी से प्रश्न लिए गए हैं आपके। 4 विकल्प है, पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। बताइए। देखिए, पहला विकल्प कह रहा है कि यहाँ दूर दराज के स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी, जैसे कि सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर। दूसरा विकल्प कह रहा है कि यहाँ लाल सागर की कौड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ उपयोग में लाई जाती थी। तीसरा कथन कह रहा है कि उस समय तक पहिए वाले वाहनों का विकास हो चुका था, इसलिए सारा सामान गाड़ियों पर लाद कर लाया जाता था। चौथा विकल्प कह रहा है कि लोग सामान खुद या पशुओं के पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे, क्योंकि उस समय पहिए वाले वाहन नहीं थे। अब आपको बताना है सही विकल्प। सही पूछा है ना? सॉरी, असत्य विकल्प बताना है, गलत कथन बताना है। इसमें से गलत कौन सा है? तो देखिए मेरे भाई, गलत कथन है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी उस समय तक पहिए वाले वाहनों का विकास हो चुका था, इसलिए सारा सामान गाड़ियों पर लाद कर लाया जाता था। ये बात बिल्कुल गलत है और गलत है, इसीलिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब यही है, क्योंकि गलत विकल्प पूछा है। ध्यान रखिए मेरे भाई,
नवपाषाण काल के इस शुरुआती दौर में पहिए वाले वाहनों का आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है ना। नवपाषाण काल के इस शुरुआती दौर में पहियों का आविष्कार नहीं हुआ था। लोग सारा सामान या तो खुद अपनी पीठ पर लाद कर लाते थे या फिर गधों और घोड़ों जैसे पशुओं के पीठ पर लाद करके लाते थे। ठीक है ना। अगर बात करें चाताल युग में, तो चाताल युग में सीरिया से चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ लाई जाती थीं। उस समय के लंबी दूरी के इस व्यापार को ये दर्शाता है कि इतने लंबे लंबे दूर से व्यापार हो रहा है। ठीक है ना। तो इस व्यापार को ये दर्शाता है कि चालाक युग में सीरिया से चकमक पत्थर आते थे, लाल सागर की कौड़ियाँ आती थी, भूमध्य सागर की सीपियाँ आती थीं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने नवपाषाण काल के संबंध में है। प्रश्न ये है कि नवपाषाण काल के बर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। बताइए। कथन है कि नवपाषाण काल के लोग मिट्टी के बर्तनों का उपयोग केवल चीज़ों को सहेजने या रखने के लिए करते थे, वे भोजन पकाने के लिए अभ्यस्त नहीं थे। तर्क कह रहा है कि इस काल में लोग बर्तनों पर धीरे धीरे नक्काशी और अलंकरण यानी सजावट भी करने लगे थे। अब आपको 4 विकल्प दिया जा रहा है। बताइए कि क्या ए और आर सही है और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है, यानी कथन कारण का, कथन तर्क का सही, कथन का तर्क सही है, या ए और आर दोनों सही है लेकिन तर्क सही नहीं है। बताइए। 4 ऑप्शन है, सही बताइए। देखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी ए गलत है परंतु आर सही है। गलत क्यों है, ए गलत क्यों है, तो समझिए। क्योंकि नवपाषाण काल के लोग मिट्टी के बर्तनों का उपयोग केवल चीज़ों को रखने के लिए नहीं, बल्कि भोजन पकाने के लिए, विशेषकर चावल, गेहूं का दलहन, इनको बनाने के लिए भी बहुत प्रयोग करते थे। तर्क आर जो है वो सही क्यों है, क्योंकि इस काल में बर्तनों को सुंदर बनाने के लिए उस पर लोग नक्काशी करते थे, सजावट करते थे, और इनकी शुरुआत हो चुकी थी, यानी सजावट करने की बर्तनों पर। इस काल में भोजन पकाने के साथ साथ कपड़े बुनने के लिए कपास यानी कॉटन उगाना भी शुरू हो गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि उत्तर पूर्व भारत यानी असम में स्थित नवपाषाण कालीन स्थल दाओजली हेडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ है, बताना है आपको। 4 विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का चयन करिए और बताइए। देखिए मेरे भाई, कथन पहला विकल्प कह रहा है कि यहाँ से खरल और मूसल जैसे पत्थर के उपकरण मिले हैं, जिससे पता चलता है कि लोग अन्न को पीसते थे, यानी अनाज को पीसते थे। दूसरा, यहाँ से जेडाइट पत्थर मिला है जो संभवतः चीन से आया होगा। तीसरा, यहाँ से काठास में यानी अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गए हों, उनके औजार और बर्तन मिले हैं। चौथा, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, ऊपर दिए गए सारे कथन सही हैं। विकल्प 4 आपका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, दाओजली हेडिंग जो असम में दीमा हसाओ जिले के पहाड़ियों में जो ब्रह्मपुत्र घाटी के पास स्थित है, वहाँ से तीनों महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, खरल और मूसल जो अनाज पीसने के प्रमाण हैं। तीसरा, चीन से आया जेडाइट पत्थर और जीवाश्म लकड़ी यानी काष्ठाश्म के प्राचीन औजार, ये तीनों साक्ष्य प्राप्त हुए हैं आपके असम के दाओजली हेडिंग से। ठीक है ना। असम में एक जिला है दीमा हसाओ, उसी जिला में जो कि ब्रह्मपुत्र के घाटी के पास स्थित है, वहीं से प्राप्त हुआ है ये सभी साक्ष्य। ध्यान रखिए, यह स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते के पास स्थित है, जिससे यह सिद्ध होता है कि उस समय पूर्वोत्तर भारत का संपर्क पड़ोसी देशों से भी था। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे अगर अगले प्रश्न की चर्चा करें तो अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे भाई। प्रश्न ये है कि ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए।
अब आपसे ऋग्वेद के बारे में सवाल पूछ रहा है। कथन कह रहा है कि ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी और यह सबसे पुराना वेद है। ठीक है ना। आर कह रहा है, यानी तर्क क्या दे रहा है कि ऋग्वेद में 1000 से अधिक सूक्त हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। इसका अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया। अब आपके सामने 4 विकल्प है, सही विकल्प बताइए। तो मेरे भाई सही विकल्प दोनों कथन और कारण सही हैं और कथन कारण की व्याख्या कर रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ऋग्वेद लगभग 3500 वर्ष पुराना है और सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 1000 से अधिक सूक्त हैं जिन्हें सूक्तों को कहा गया है कि अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है ना। तो ये दोनों बात ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर हम ऋग्वेद की चर्चा करें तो मेरे भाई ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 कुल सूक्त हैं। सूक्त माने ऋचा, मंत्र। ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न ऋग्वेद से ही संबंधित है। प्रश्न ये है कि ऋग्वेद की भाषा और उसके संकलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बताइए। सत्य नहीं है वो बताना है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि उन्हें पढ़ा जाता था। तीसरा कथन है कि ऋग्वेद को उसकी रचना के तुरंत बाद ही आधुनिक छपाई मशीनों द्वारा बड़ी संख्या में छाप दिया गया था। चौथा कह रहा है कि इस वेद को छापने का काम लगभग 200 वर्ष पहले हुआ था। तो मेरे भाई इसका जो गलत कथन है वो ऑप्शन नंबर तीसरा है। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद की रचना के समय कोई छपाई मशीन नहीं था। ये बात आपको जान लेना है। ऋग्वेद सदियों तक मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाता था, इसीलिए वेदों का दूसरा नाम श्रुति है। जिन्हें सुन करके परंपरा से चला जाए, मतलब हमने अपने गुरु से सुना, फिर हमने अपने शिष्यों को सुनाया, उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाया, इस तरह यह परंपरा चलती रही सुन करके, इसलिए इसका नाम श्रुति हो गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए, अच्छा, छापने का काम तो मात्र लगभग 200 वर्ष पहले हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो चलिए, आज का ये प्रश्न नंबर 25 तक आपका, कल से हम प्रश्न 26 से करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि ये क्लास और अधिक से अधिक लंबा हो और हम लोग जल्द से जल्द एनसीईआरटी क्लास 6, 7 और 8 के इतिहास, भूगोल और नागरिक तीनों किताबों को कंप्लीट कर लें। बाकी ये मेरा प्रयास कैसा लगा, अगर आपका कमेंट पॉजिटिव है, आप अधिक से अधिक लोग इसे शेयर करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि शायद आपको ये सेशन हमारा पसंद आ रहा हो, तो इसको कंटिन्यू किया जाएगा। वरना कुछ नया प्रयोग होगा, नया देखा जाएगा, आपके डिमांड के हिसाब से कार्य किया जाएगा। मेरे हिसाब से मैंने आपको बेस्ट दिया है, आप अपना बेस्ट दीजिए और बताइए कि ये प्रयास मेरा कैसा लग रहा है। बाकी मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद।